ओके देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। NPTEL कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ना हम असाइनमेंट तो सॉल्व करेंगे ही, लेकिन बस क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो हम बस ट्रिक ही बताने का कोशिश करेंगे कि बस समझना कैसे, बनाना कैसे है। पढ़े हुए रहते हैं तो उसको अलग तरह से डील करते हैं। देखो यहाँ पर बोर्ड प्लॉट का बात हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन से ही आते हैं, करा इन अ बाई एक्सिस ऑफ मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ द बोर्ड प्लॉट। तो सबसे पहले हम बताए थे कि तुम्हारे पास जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, किसी भी सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन से ही उसको डील करेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन से डील करेंगे। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मतलब ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, यस डोमेन के केस में अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा फेजर फॉर्म में भी होता है, मतलब हम ट्रांसफर फंक्शन से इसको फेजर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेजिनरी रियल वैल्यू मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को एनालिसिस करना चाहे, मेरे पास डिफरेंट वे है। एक हो गया कि अगर हम प्लॉटिंग, ठीक है, किसी भी रिस्पॉन्स को हम प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लॉटिंग करने का एक तरीका हो गया बोर्ड प्लॉट, एक तरीका है नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। आगे एक प्लॉट और भी है, उस पे भी नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं पढ़ना है। तो बात है बोर्ड प्लॉट में क्या करते हैं, तो बोर्ड प्लॉट में भी दो प्रकार का प्लॉट होता है, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट और एक होता है फेजर प्लॉट, ठीक है। नाइक्विस्ट प्लॉट तो नाइक्विस्ट प्लॉट ही होता है, इसमें कोई डिफरेंट प्रकार का नहीं आता है। अब ध्यान दो, जैसे मान लिया जाए कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, मान लिया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को ही लेते हैं GSHS, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका एक अपना मैग्नीट्यूड होगा, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड को एनालिसिस करना चाहें तो मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रा करेंगे, ठीक है। इसका अपना एक एंगल होगा, तो अगर उस एंगल के बारे में जानना चाहेंगे तो उस एंगल का प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। अब होता है कि जब इसका मैग्नीट्यूड और एंगल है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस के रूप में भी होगा, मतलब वो P प्लस JQ के फॉर्म में भी होगा वो, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि हम यहाँ से ये भी एनालाइज कर सकते हैं ना कि रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू के रेस्पेक्ट में इसका प्लॉटिंग कैसा हो रहा है, ठीक है। तो हम वहां से हम नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रा करके वहां से चेक करेंगे। तो इतना तो मालूम चल गया होगा कि बोर्ड प्लॉट में मैग्नीट्यूड का चर्चा होता है, फेज में इसका एंगल का चर्चा होता है, नाइक्विस्ट में इसके रियल पार्ट और एक्सिस पार्ट से इसको डील करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है बोर्ड प्लॉट का एक खासियत होता है, ये जो सिग्नल है ना, जैसे कोई भी सिग्नल सिस्टम का होता है डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जीरो से माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अगर हम वहाँ पे बोले सिग्नल का बिहेवियर हमको नहीं पता, ये टाइम टू टाइम चेंज करता जा रहा है। जैसे ध्यान दो, कोई सिग्नल हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, हम यही सिग्नल का अगर हम बात करते हैं, ये जो सिग्नल है, देखना मेरा ध्यान देना मेरा सिग्नल कैसा जा रहा है, ठीक है। मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे सिग्नल चेंज कर रहा है। अगर हम प्लॉटिंग लेंगे तो प्लॉटिंग मेरे पास कितना कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ देख सकते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो। अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये तुमको स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है। चलो ठीक है, हम लॉन्ग डिस्टेंस ले लिए, इसको हम छोटा करेंगे तो मान लिया जाए ये कुछ ऐसा हमको दिख गया, ठीक है, कि चलो ये एक्सपोनेंशियली कर्व हो रहा है। हो सकता है ये ग्राफ अगर इसको तुम जूम करो तो ये ग्राफ ऐसा ऐसा होते हुए ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है ना, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो ये बोर्ड प्लॉट में खासियत क्या होता है कि हम इसको डेसिमल में ना दिखा करके डेसिबल में दिखाते हैं, ठीक है। मतलब जो भी प्लॉटिंग करते हैं ना बोर्ड प्लॉट का,
तो उसको हम डेसिबल में दिखाते हैं और यहाँ पे लॉगरिथमिक ओमेगा रखते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि इस प्लॉटिंग में तुम्हारा लो रेंज भी आ जाएगा, मीडियम रेंज भी आ जाएगा और लार्ज रेंज भी आ जाएगा। तीनों रेंज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इससे मतलब तीनों को हम मेजर कर सकते हैं। अगर हमको चाहिए कि नहीं हमको लो वैल्यू पे इसका बिहेवियर कैसा है, हम वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है। मतलब मिडिल बिहेवियर, मतलब इससे मान लीजिए हम यहाँ बोले, अगर लॉगरिथमिक का बात करोगे ना, जैसे मान लीजिए 0.1 है तो यहाँ पे 1 होगा, फिर 10 होगा, फिर 100 होगा। देख लो डिफरेंस, देखो ये लॉग के रूप में सही है। पहले लॉग 0.1 रखे, ठीक है, फिर लॉग 1 रखे, 10 रखे, तुमको दिख रहा होगा इसका रेशियो तो हम समान ही ले रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए डिफरेंस का, अगर हम बात करें तो डिफरेंस तुम्हारा ये देख लो 0.1 का डिफरेंस, यहाँ 0.9 का डिफरेंस, यहाँ तुम्हारा 10 का डिफरेंस, यहाँ तुम्हारा 90 का डिफरेंस, तो बढ़ रहा है ना डिफरेंस। अगली बार लेंगे तो 1000 लेंगे तो 900 का डिफरेंस। तो इस बीच में हम स्मॉल रेंज को मेजर कर सकते हैं कि ग्राफ मेरा कैसे, डिस्टेंस उतना ही है लेकिन उस डिस्टेंस में हम स्मॉल सिग्नल को मेजर कर सकते हैं, इतना ही डिस्टेंस में हम मीडियम सिग्नल को मेजर कर सकते हैं। इसलिए बोर्ड प्लॉट यहाँ पे ज़्यादा यूजफुल कारगर हो जाता है, ठीक है। तो बोर्ड प्लॉट में जो मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं ना, वो इसको हम डेसिबल में करके, तो देखो डेसिबल में करने के लिए क्या करना है, कुछ मत करो, इसको 20 लॉग इसमें लगा दो, ये तुम्हारा डेसिबल में कन्वर्ट हो गया, ये डेसिबल हो गया, ठीक है, वर्सेस लॉग ओमेगा। उसका एंगल का क्या करेंगे, तो एंगल तो तुम्हारा डिग्री में ही रहेगा वर्सेस लॉग ओमेगा। बस इतना हमको पढ़ना है इस असाइनमेंट में। आते हैं असाइनमेंट पे। कह रहा है इन अ बाई एक्सिस of the magnitude plot of the board plot the magnitude of the sinusoidal transfer function, ठीक है। बोर्ड प्लॉट के लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन का, log 10 नहीं, 20 log 10 देख लो, तो 20 log 10 ये क्या है, dB के रूप में है, ये हो गया आंसर, ठीक है। एकदम याद ही रखो 20 log 10 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम यहाँ बात करें, कह रहा है कौन सा नॉट करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, देख लो। अ लार्ज रेंज ऑफ यूजिंग लॉगरिथमिक स्केल फॉर प्लॉटिंग बोर्ड प्लॉट, ठीक है। अभी हम जो बोर्ड प्लॉट के बारे में डिस्कस किए, लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज कैन बी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, दोनों हो जाएगा इससे। फिर जीरो फ्रीक्वेंसी नहीं, लॉग जीरो अनडिफाइंड होता है, ठीक है, तो जीरो फ्रीक्वेंसी को हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ये गलत है। बोर्ड प्लॉट में यही दिक्कत है कि हम जीरो फ्रीक्वेंसी को नहीं बता सकते। इसके अलावा हम बता लेंगे, इफ पॉइंट सी इज एग्जैक्टली हाफ between A and B, the value of frequency at point C is the geometric mean of corresponding value of point A and B। ये geometric mean को फॉलो करता है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ये सही है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया, सी हो गया। फिर कह रहा है इफ अ प्लांट ट्रांसफर फंक्शन इज एक्सप्रेस एज एफ एस बाई जी एस द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्लांट साइनोसॉइडल, देखो एफ एस बाई जी एस बोला ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्लांट ट्रांसफर फंक्शन किसमें, ये ध्यान देना, डीबी का बात कर रहा है। ऐसे मैग्नीट्यूड बोला तो क्या दिक्कत है, बस हम ऐसे लिख दिए, हो गया कहानी खत्म, ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड। लेकिन डीबी बोला तो बस 20 लॉग इतना, ठीक है। इसको तुम सॉल्व कर लो, लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला लगाओ, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 लॉग एफ एस का मॉड माइनस 20 लॉग जी एस का मॉड। देख लो ऑप्शन कौन सा सही है, ये सही हो गया, ठीक है। यस को जे ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरा स्टेप ही होता है, अगर इससे बोला जाए ना कि हम बोर्ड प्लॉट कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप होता है यस को आप कन्वर्ट कीजिए जे ओमेगा में, ठीक है।
फिर आप जे ओमेगा इंटू एच ओमेगा का मॉड फाइंड कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 20 लॉग इसमें ऐड कीजिए। ये तुम्हारा प्रोसेस होता है बोर्ड प्लॉट ड्रा करने का, ठीक है ना। मतलब जे ओमेगा हमको कन्वर्ट करना ही करना है। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फेज का राय निकालने के लिए। तो फेजर के लिए बताए थे ना कि जब भी कोई तुम्हारे पास एफ एस बाई जी एस हो तो उसका एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले जे ओमेगा में कन्वर्ट करो। जे ओमेगा में कन्वर्ट किए, हमको नहीं पता फंक्शन क्या है, तो जो भी है इसका एंगल, तो मतलब एंगल ऑफ एफ जे ओमेगा, फिर माइनस डिनोमिनेटर का एंगल, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। यहाँ पे 20 लॉग का कोई काम नहीं है, ठीक है। लॉग का कोई काम नहीं क्योंकि बस ये डिग्री में ही होता है। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो गया। ऐसा मत कर देना कि उसमें लॉग लग रहा है तो इसमें भी लॉग लगा देना, ठीक है। फेजर में कोई लॉग नहीं लगता है। 5 नंबर में कह रहा है पी एस का वैल्यू दिया हुआ है -20, तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड इन डीवी। मैग्नीट्यूड इसको कैलकुलेट करो, करो ना, क्या दिक्कत है। पी एस का वैल्यू दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 20 लॉग, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, तो 20 लॉग मॉड। देखो प्रोसेस बताते हैं, फिर से लिखते हैं। सबसे पहला काम पी एस दिया हुआ है -20, तो पी जे ओमेगा -20 ही रहेगा। मॉड पी जे ओमेगा, देखो मॉड लगाना बहुत जरूरी है, तो 20 हो गया, ठीक है, मॉड का। उसके बाद 20 लॉग पी जे ओमेगा, तो 20 लॉग मॉड 20। अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो तो 20 लॉग 26 आ गया, तो 26 आ गया। ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड। फेज का बात करेंगे तो फेज के लिए पी जे ओमेगा इक्वल टू -20, -20 प्लस 0 जे, तो tan इनवर्स 0 बाई ना, हाँ 0 बाई -20, तो क्या हो जाएगा, देखो -20 है तो -tan 0। माइनस का मतलब यहाँ पर हो गया कि ये तो 0 होगा ही, माइनस माइनस कहाँ पे आएगा, तो 180, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी 0 नहीं देगा, या तो 0 या तो 180, दोनों पे ये वैलिड है, तो 180 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा वॉइस ऑडिबल है? यस सर। ठीक है। अब देखो ध्यान देते जाना, हम एक काम बताते हैं, ठीक है। कैसे हो रहा, क्यों आया, कैसे आया, इसका कोई जवाब नहीं सुनना है, बस हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। ये हो गया dv और ये है log ओमेगा, ठीक है। बोर्ड प्लॉट का बात कर रहे हैं। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं ना, अगर मैग्नीट्यूड प्लॉट अगर हम ड्रा करते हैं, देखते जाओ, याद रखो, एक हम डिकैड स्लोप हम बोलते हैं, ठीक है, स्लोप वर्ड का यूज कर रहे हैं, +20 dB बाई डिकैड। क्या है नहीं है नहीं मालूम, बस +20 dB बाई डिकैड याद रखो। ऐसा कुछ होता है प्लस माइनस, और एक होता है +-6 dB बाई ऑक्टेव, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो। डिकैड का मतलब अगर समझना है तो जो लॉगरिथमिक ओमेगा होता है ना, उसके बीच का जो रेशियो होता है वो 10 होता है, ठीक है। डिकैड के लिए लॉगरिथमिक ओमेगा, जिसे मान लिया जाए अगर हम यहाँ पे 0.1 है और हम फिर 1 लिख रहे हैं फिर 10 लिख रहे हैं, तो ये हम डिकैड कर रहे हैं। ऑक्टेव का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ पे 0.1 लिखे, अगर हम 0. मतलब 2 का रेशियो,
यहाँ 2 लिखे फिर 0.4 कर रहे हैं, ये ऑक्टेव हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो हम जो बोले उसको फॉर्मूला ध्यान रखना। स्लोप में एक प्लस माइनस 20 dB बाई डिकेड और प्लस माइनस 20 dB बाई ऑक्टेव। ऑक्टेव के लिए 6 वर्ड, डिकेड के लिए 20 वर्ड। ध्यान देना, डिकेड के लिए 20, ऑक्टेव के लिए 6। ठीक है, रट जाओ। उसके बाद माइनस साइन पोल्स के लिए, प्लस साइन जीरोज के लिए। हम बस ऐसे ही ड्रा करने के लिए बता रहे हैं, क्यों है नहीं है कोई पता, कुछ नहीं मालूम। देखो अब यहाँ पर कह रहा है 1/j ओमेगा का प्लॉट करना है। मतलब क्या हो रहा है, पोल्स आ गया ना। अगर हम इसे बोले तो उसे 1/s का बोर्ड प्लॉट पूछ रहा है। ठीक है, 1/s का मतलब तुम्हारे पास एक पोल्स है। ध्यान देना, तुम्हारे पास एक पोल्स है। एक पोल्स का मतलब पोल्स है ना, माइनस साइन मतलब -20 dB बाई डिकेड। ठीक है, -20 dB बाई डिकेड। नहीं, गलत बना दिया, ये हो गया -20 dB बाई डिकेड। ठीक है, समझते जाना। अगर डिकेड हुआ तो ठीक है, अगर ऑक्टेव में पूछता, ये स्लोप का बात कर रहे हैं, तो -6 dB बाई ऑक्टेव। क्वेश्चन क्या है, स्लोप, स्लोप के लिए ऑक्टेव बोल रहा है, ऑक्टेव के लिए 6 ही आएगा। ठीक है, तो +6 या -6, एक जे ओमेगा था तो -6। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ आते हैं, ध्यान दो। अगर जीएस का वैल्यू हम सिर्फ यस रख रहे हैं, तो यस का मतलब क्या हो गया, तुम्हारे पास सिर्फ जीरोज है ना। ये क्या है, सिर्फ जीरोज मिला तुमको। यस इक्वल टू 0 पे पोल्स तो है नहीं, सिर्फ जीरोज है। जीरोज का मतलब प्लस साइन। ठीक है, एक जीरोज, एक जीरोज का मतलब +20, +20 dB बाई डिकेड। अगर ऑक्टेव पूछता तो +6 dB बाई डिकेड। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो गया। अब हम तुमको एक जनरल फॉर्म लेते हैं। हम ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं, यस +2 बाई यस +3 इंटू यस +4। ठीक है, इसका बोर्ड प्लॉट ड्रा करो। शायद बहुत हार्ड ले लिए, ठीक है, लेकिन तुमको घबराना नहीं है। देखो, करना क्या है, बस तुमको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है ना, 1/t होता है। तो बस एक चीज का ध्यान रखना कि अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का तुमको यहाँ बोला जाए कि कैसे आप फाइंड करेंगे, तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना, ts+1 के फॉर्म में, और वहां से देखना t का वैल्यू क्या है। ये +1 कब आएगा, जब 2 से डिवाइड कर देंगे सबको। मतलब यहाँ पर t का वैल्यू 1/2, t का वैल्यू 1/3, t का वैल्यू 1/4। ठीक है, चलो जो भी है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हटाओ, इसको हटाओ, फिर ऐसे और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि उतना डेप्थ में यहाँ जाना ही नहीं है। यस प्लस Z1, यस प्लस P1, यस प्लस P2। ठीक है, ध्यान दो, मान लिया जाए यहाँ कहीं 1/Z1 होगा, यहाँ कहीं 1/P1 होगा, यहाँ कहीं 1/P2 होगा। ध्यान देना, तो कह रहा है कि इसका बोर्ड प्लॉट ड्रा करना है। ठीक है, तो पहले जोन आया ये क्या है, ये जीरोज के कारण आया। तो जीरोज का मतलब हो गया कि अगर जीरोज के कारण आया है, क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके पहले कुछ नहीं था।
कुछ नहीं था, चलो पहले यहाँ तक पहुँच जाओ, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि इसके पहले कुछ दिया ही नहीं है तो क्या करें, हम ग्राफ को यहाँ तक लेके चले आए। फिर बोल रहा है कि ये जीरोज इसमें ऐड हो गया, आ करके जीरोज ऐड हो गया। जैसे ही जीरोज ऐड हुआ तुम प्लस के साथ ऊपर जाओ, क्योंकि जीरोज ऐड हुआ है, और फिर इस पोल्स पे आकर के रुक जाओ। कितना ऊपर जाएंगे तो फिक्स है, ये 20 dv/d ऊपर गए। अगर एक ही जीरोज है, यस प्लस Z1 इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे एक ही जीरोज है, तो हम +20 पे गए, या फिर +6 dv/ऑक्टेव, ठीक है। उसके बाद फिर एक पोल्स आ गया, तो पोल्स आ गया का मतलब हो गया कि अब -20 होगा। पहले +20 था, अब +20 में -20 ऐड करो। +20 था, अब पोल्स आ गया, तो पोल्स के कारण उसमें हम ऐड कर देंगे -20 dv/d को। जैसे ही ऐड करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो अब ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये 0 है, 0 dv/d। फिर से पोल्स है, ये 1/2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पोल्स के कारण है, तो फिर से -20, 0 -20 -20 कहीं नीचे होगा, ये नीचे कर लिए, ये -dv/d हो गया, या फिर -6 dv/d हो गया। तो कहने का मतलब क्या होगा, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि तुमको अगर ये मालूम है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर तुमको पता है, ठीक है, उसके बाद अगर जीरोज मिलता है, ठीक है, तो +20 आगे ऊपर जाओ। उसके बाद अगर पोल्स मिलता है उसमें -20 घटा दो, फिर पोल्स मिलता है तो -20 घटा दो, अगर फिर जीरोज मिला तो +20 ऐड कर दो, ठीक है। इस प्रकार से तुम्हारा ग्राफ अपना बनते चला जाएगा। एक एग्जाम्पल और बताते हैं, अगर कहीं ऐसा रहा तो क्या करेंगे, स्क्वायर रह गया तो क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर रह गया तो क्या करेंगे, ठीक है। ये लास्ट केस बता देते हैं। देखो, अगर +Z1 है का स्क्वायर है, इसका मतलब इसी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे दो बार ये आ गया, तो +20 और फिर से +20, तो अब की बार +40 जाएगा, क्योंकि दो बार आ गया उसी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे। जितना बार उतना बार उसी को ही पे ऐड कर दो, +40 dv/d, ठीक है। उसके बाद फिर पोल्स आया, ठीक है, अब की बार फिर पोल्स आया, तो पोल्स पे एक ही पोल्स था, तो +40 में -20 घटाओ, तो +20 बचेगा, मतलब +40 में -20 करेंगे तो +20 बचेगा। तो ये अभी भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, ये +20 है, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया पोल्स, इस पे बोल रहा है कि स्क्वायर है, मतलब -20 दो बार, मतलब -40 घटाना है, +20 -40 घटाओगे तो -20 मिलेगा, ये ऐसा हो गया, -20 dv/d। इस प्रकार से तुम्हारा पूरा बोर्ड प्लॉट बनेगा, ठीक है। इतना हार्ड पूछेगा ही नहीं, तुमको बस बता दिए। आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कर रहा है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, देखो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मांग रहा है 1/TS+1 के फॉर्म में। देखो t का वैल्यू 2, 1/t का वैल्यू 0.5, 0.5 आंसर, ठीक है। 1/t तुम्हारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये, जहां पर दो एसिम्प्टोट लाइन आकर के कट करता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। जहां जहां देखो तुम्हारा कर्व बन रहा है ना, वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है। तो 1/t ये हो गया। 8 नंबर, मैग्नीट्यूड साइनोसॉइड ट्रांसफर फंक्शन टेंस टू 0, किस क्वेश्चन का बात कर रहा है, 7 का। 7 है कहाँ, इसका बात कर रहा है। देखो, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। सबसे पहला चीज, ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड के लिए पहले j ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 ओमेगा का स्क्वायर +1 स्क्वायर, इसका मतलब √5
4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब बोल रहा है डीबी में, पहले डीबी में कन्वर्ट करो। 20 लॉग 1 बाई रूट अंडर 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं -20 लॉग रूट अंडर 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इतना हो गया ना। अब कह रहा है कि इसको ओमेगा टेंस टू 0 पे वैल्यू बताइए एट ओमेगा टेंस टू 0। तो लिमिट ओमेगा टेंस टू 0 ऑफ -20 लॉग रूट अंडर 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करो, ओमेगा का वैल्यू 0 रखेंगे, क्या आ जाएगा 20 लॉग 1 का वैल्यू 0, आंसर 0 हो गया। ठीक है, आसान ही लग रहा होगा, ज्यादा हार्ड तो है नहीं, इसीलिए बोले थे कि असाइनमेंट नंबर 9 तुम्हारा बहुत ईजी है, इससे क्वेश्चन बनेगा। फेज, अगर इसका फेज का बात करें तो क्या होगा 1/2s प्लस 1। तो अगर इसका एंगल का हम बात बताएं, सबसे पहले इसको जे ओमेगा में कन्वर्ट करते हैं। इसका एंगल, न्यूमरेटर का एंगल 0 माइनस डिनोमिनेटर का एंगल tan इनवर्स b 2 ओमेगा बाई 1। ठीक है, किस पे, एट द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी था कितना तुम्हारा, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना आया है 0.5 ही था ना। देखो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0.5, तो एट t इक्वल टू 0.5। ठीक है, सही है ना, तो 0.5। अब देखो, तो यहाँ पे बताते हैं एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा इक्वल टू 1/t। ये जो क्या ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर जो ओमेगा का वैल्यू हुआ वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मांग रहा है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है क्या 1/t। 1/t तुम्हारा क्या था, तो 0.5 था। ठीक है, तो पुट करो 0 माइनस tan इनवर्स 2 इंटू 0.5, यानी कि -tan इनवर्स 1 का मतलब -45 डिग्री। ये हो गया। मतलब अगर हम इसका प्लॉटिंग बनाएं, देखो अगर इसका हम प्लॉट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पोल्स था, देखो इसका इसका अगर तुम बोर्ड प्लॉट बनाओगे तो शायद मन में बन भी गया होगा। एक ही तो बोर्ड प्लॉट है, कहीं यहाँ पे इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ रहा होगा 0.5। ठीक है, तो यहाँ से -20, यह देखो बन गया इसका बोर्ड प्लॉट। ठीक है ना, इसी का अगर हम इसका एंगल बनाना चाहेंगे, एंगल भी बना सकते हो। चलो अभी नहीं बनाते, जरूरत पड़ेगा तो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसके लिए फाइंड करो। हमको टीएस प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए, 2 कॉमन लो, एस प्लस 1 आ गया, कंपेयर करते हैं टीएस प्लस 1 के साथ। तो टीएस प्लस 1 के साथ इस 2 से तुमको कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर टी का वैल्यू क्या है 1, तो टी का वैल्यू 1, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/t का वैल्यू 1। तो ये हो गया, आसान है, हार्ड तो नहीं दिख रहा है। फिर कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम 10। इसका मैग्नीट्यूड कह रहा है 2 इंटू एस प्लस 1 का मैग्नीट्यूड निकालो ना। पहले 2 को एस को जी ओमेगा में कन्वर्ट करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 2 बाहर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का रूट। ठीक है, डीवी में पूछ रहा है। ठीक है, तो 20 लॉग 2 रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको अगर हम ए इंटू बी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 20 लॉग 2 प्लस 20 लॉग ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इतना समझ में आ गया होगा। कहा क्या रहा है, ओमेगा टेंस टू 0 पे 0 पुट करोगे
20 log 2 प्लस 20 log 1, 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 0। 20 log 2 का वैल्यू होता है 20 इंटू 0 पॉइंट कितना 6 आ गया, ठीक है। यानी कि हम डायरेक्ट लेते हैं, ये 6 आ गया, 6 आ जाएगा सॉल्व करके, तो ये हो गया। फिर 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फेज ऑफ द साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन, फेज मांग रहा है, तो फिर से फेज कैलकुलेट करना है किसके लिए, 2 इंटू एस प्लस 1 के लिए, मतलब 2 इंटू जी ओमेगा प्लस 1 के लिए, मतलब 2 का एंगल 0, फिर देखो इनटू में है, इनटू है तो प्लस, डिवाइड रहता तो माइनस, tan इनवर्स ओमेगा बाई 1 किसके लिए, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे, मतलब ओमेगा का वैल्यू 1 बाई टी पे, 1 बाई टी का वैल्यू 1, तो 1 बाई 1 कितना हो गया 45 डिग्री, ये हो गया। इसका अगर हम बात करें 13 नंबर, ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4, शायद एस प्लस 2 का स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है स्क्वायर, तो जैसा है वैसा ही लिखते हैं, 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 कर रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी एसिम्प्टोट, देखो मैग्नीट्यूड मांग रहा है, तो मैग्नीट्यूड निकालो, 1 बाई जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 जे ओमेगा प्लस 4, जैसे मैग्नीट्यूड बोले ना जे ओमेगा में कन्वर्ट करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, अभी नहीं निकाल सकते, पहले इसको तोड़ लेते हैं, 2 जे ओमेगा प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जे ओमेगा, तो यहाँ पर से मैग्नीट्यूड का अगर हम बात करेंगे तो 1 बाई रूट अंडर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, देख लेना ऐसा कुछ है। तो हमको जब डीबी में कन्वर्ट करना है तो 20 लॉग लगा देते हैं, ये हो गया 20 लॉग। करना क्या है, किस पे करना है, देखो लो फ्रीक्वेंसी एसिम्प्टोट, लो फ्रीक्वेंसी एसिम्प्टोट का मतलब होता है फॉर लो फ्रीक्वेंसी एसिम्प्टोट, इसका मतलब हो गया एट ओमेगा टेंस टू 0, यही हुआ ना लो फ्रीक्वेंसी, ओमेगा टेंस टू 0 पे देखो लिमिट ओमेगा टेंस टू 0 20 लॉग 1 बाई रूट अंडर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करो, ओमेगा का वैल्यू 0 पुट करो, 20 लॉग 1 बाई 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, नहीं ये तो 0 हो गया ना, यानी कि 20 लॉग 1 बाई 4 मतलब माइनस 20 लॉग 4 मतलब माइनस 40 लॉग 2, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा माइनस 12, हम 6 मार दिए थे, गलत हो गया, पता नहीं कैसे गलत हो गया। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या यहाँ पे होगा, तो फिर से यहाँ पर देखना पड़ेगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के लिए 1 बाई टी, तो यहाँ पर टी का वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, टी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखो जब कभी ऐसा बात हो ना और तुमसे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर से ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करो, अगर तुम कंपेयर करोगे कांस्टेंट वाई तो जितना ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन
यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 और ओमेगा स्क्वायर एन का हो जाएगा 4, तो ओमेगा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यही तो फायदा है, अगर सेकेंड ऑर्डर है और हमसे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मांग रहा है तो उस केस में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब ये मेरा आंसर हो जाएगा। 1 मिनट ज़्यादा डिस्टर्ब कर चलो फिर, मेरा वॉइस ऑडिबल है? देखो क्या बोल रहा था कि जो भी सेकेंड ऑर्डर का केस अभी आएगा, कभी भी आएगा, ऐसा कुछ है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है ना, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का केस आ गया। अगर सेकेंड ऑर्डर का केस आ गया तो सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ और वहां से कंपेयर करो, जो भी ओमेगा एन का वैल्यू आएगा वही तुम्हारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप तो 1/t बताए थे कि कहाँ से लाए हम, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फॉर्मूला याद करो, एक तुम्हारा ओमेगा एन था, सब जानते हो, नेचुरल। सर म्यूट है आपका। ओके, अच्छा म्यूट थे हम, फिर से एक्सप्लेन कर दे। क्या हम बोले, कहे ना कि जो सेकेंड ऑर्डर का केस कभी भी आ गया और वहां पे तुमसे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मांगे तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि होता है ना माइंड में कि सर आप तो 1/t बताए थे, तो यहाँ पे हम टी कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रहता तो शायद हम ts+1 कर भी लेते, यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना है, सेकेंड ऑर्डर के लिए हम ये फॉर्मूला जानते हैं, वहां से कंपेयर करो, सारा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोला, हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर केस के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो फॉर्मूला है ही मेरे पास, कंपेयर करके। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अभी तक हम देखे ओमेगा एन मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। ओमेगा डी हम देखे डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसा कुछ। तो ये दो चीज पढ़े थे, ओमेगा डी का वैल्यू ही पढ़े थे, ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है। बस इसी में थोड़ा सा चेंज होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ओमेगा एन रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर होता है, ठीक है। एक 1 माइनस जीटा स्क्वायर जो तुम्हारा डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया। इस पे वैल्यू पुट करो, ओमेगा एन का वैल्यू 2, 1 माइनस जीटा कहाँ से आएगा, तो पीछे कैलकुलेट करते हैं, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 2, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4, ओमेगा एन इक्वल टू 2 आ गया था, कहाँ से लाए थे, यहाँ से कंपेयर करके, ठीक है ना। तो यहाँ से जीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ओमेगा एन का वैल्यू पुट कर दिया मतलब 0.5, तो 0.5 पुट करते हैं, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2.5, और तो 0.5, तो 0.5 ही आ जाएगा। देखो तो कितना आता है, 1.414 आ गया ना। अच्छा ये तो लगता है डायरेक्ट ही बन रहा था, चलो कोई बात नहीं, 1.414 ये हो गया 15 नंबर। 16 नंबर में क्या बोल रहा है, 1 और 2 दो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, कह रहा है कि द हाई मैग्नेट फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ, सब हाई का ही बात कर रहा है, मतलब दोनों का फेज और मैग्नीट्यूड
देखो हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि पहले तुम डेसिबल में सबको निकाल लो और फिर वहां से मैग्नीट्यूड, ठीक है चलो कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। एक हो गया जे ओमेगा प्लस 2 बाई जे ओमेगा प्लस 5, एक हो गया जे ओमेगा माइनस, नहीं 2 माइनस जे ओमेगा बाई 2 प्लस 5 प्लस जे ओमेगा, ऐसा कुछ है। तो मैग्नीट्यूड का अगर हम बात करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, यहाँ भी 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 25 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर हम बात करें हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड, ठीक है देखो मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो अगर नहीं लिखा है तो हम डिकैड को लेकर ही चलते हैं। हाँ लिखा हुआ है, देखो ये कहे कि नहीं किसी लिखेगा, 0 dB का बात कर रहा है, ठीक है। अगर डीबी नहीं करता ना तो हम यहीं पे पुट करते हैं ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी, लेकिन डीबी का बात कर रहा है तो पहले हम इसको सब में 20 लॉग लगा देते हैं, यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। करो एट ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी, इसको जब सॉल्व करेंगे ना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस बनेगा, उसके लिए क्या करेंगे ओमेगा स्क्वायर को बाहर लाओ, ये 1 + 4 बाई ओमेगा स्क्वायर हो गया, यहाँ से बाहर लाओ 1 + 25 बाई ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये देखो इन 0 बाई इन्फिनिटी 0, 0 बाई इन्फिनिटी 0, 1, ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 20 लॉग है, यहाँ पर 20 लॉग है, इधर लिमिट है कितना, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब इन्फिनिटी, सॉल्व करेंगे ना तो 0 आ जाएगा, ठीक है। log 1 का वैल्यू 0, सॉल्व करोगे 0 आ जाएगा, तो 0 का मतलब किसके लिए हम किए अभी। अच्छा देखो इसको करो चाहे इसको करो दोनों तो एक ही चीज है, तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई असर पड़ा नहीं, तो ये दोनों मेरा सही है, ठीक है एक से दोनों चेक हो गया। अब आते हैं फेज पे, फेज भी बोल रहा है हाई फ्रीक्वेंसी पे ही निकालना है, तो अगर हम फेजर का बात करें देखो इसका फेज एंगल क्या होगा, इसका फेज एंगल हो जाएगा सिस्टम 1 के लिए tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 5, ठीक है। इसके लिए tan इनवर्स माइनस ओमेगा बाई 2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 5 एट ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी का अगर हम बात करेंगे देखो tan इनवर्स इन्फिनिटी तो 90 माइनस 90 0, tan इनवर्स इन्फिनिटी पर माइनस 90 क्योंकि माइनस ओमेगा बाई 2 था, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी मतलब माइनस 90 माइनस, फिर ये भी इन्फिनिटी मतलब 90, यहाँ से माइनस 180 आया, ठीक है। तो फॉल्स कौन हुआ, ये सिस्टम 2 के लिए था, ये सिस्टम 1 के लिए था, 1 पे 0 आया, 2 पे माइनस 180 आया, यहाँ मैच करो। हाई फ्रीक्वेंसी 2 पे 0 है, नहीं 2 पे माइनस 180 है, ये गलत है, ये सही है। क्लियर हो गया होगा कैसे हम कर रहे हैं। तो ये था तुम्हारा असाइनमेंट नंबर 9।